हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जो इस चैनल पर नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों से मिस ना हो। तो हम लोग आज जो है ये केमिकल काइनेटिक्स का कंप्रेस्ड वे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्दी ही इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है हम एक इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास थ्योरी को रिवीजन के तौर पे हम तुम्हें ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा हम इसे लॉन्ग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो तुम लोगों को टाइम भी बहुत कम लगेगा इसे रिवीजन करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, ये एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन का रेट को हम लोग पता करते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन का रेट करने का मतलब, अगर तुम इसे डे टू डे लाइफ से जोड़ोगे तो तुम बता सकते हो, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो। ठीक है। तो गाड़ी चला रहे हो तो वह किस स्पीड से चल रहा है ये तुम पता करते हो। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट को बताता है कि कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना समय लगेगा, ये चीज बताता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला देखे तो ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम। मतलब किस टाइम में, मतलब जो भी तुम्हारे पास टाइम दिया गया है उसमें कितना कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लेना चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो, ये जो है ए प्लस बी से सी प्रोडक्ट बना है। ठीक है। इसका मतलब ए और बी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और सी तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन तुम रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के भी टर्म में लिख सकते हो। तो रिएक्टेंट के टर्म में क्या होगा, देखो जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा वैसे वैसे तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अगर ए के टर्म में अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम लोग, हमें पता है कि रेट जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ये घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस साइन अप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट है तो माइनस डेल ए बाई डी ए डी टी हो गया। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर तुम बी के टर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिल जाएगा तुम्हारे पास माइनस डेल बी बाई डी टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन इन बी बाई टाइम टेकन। ठीक है। अब सी के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट, यहां से देख सकते हो सी तुम्हारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो उस केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो चेंज तुम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, डेल सी बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी जो है ये तुम्हारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। अब तुम बोलोगे मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एन बाई वी। एन बाई वी का मतलब है एन इज द नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका अगर यूनिट देखा जाए, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। वॉल्यूम का लीटर होता है तो मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लो यहाँ से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या एटीएम मिनट इनवर्स। ये मेनली जो है ये तुम्हारे पास किसके लिए होता है, ये लिक्विड के लिए होता है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और एटीएम मिनट इनवर्स जो होता है वो तुम्हारे पास गैस के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज, दो टाइप का होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया तुम्हारे पास सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब कि तुम्हें रेट लिखना है, तुम रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां पर अगर तुम रिएक्टेंट से लिखोगे तो माइनस यूज करोगे, और प्रोडक्ट से लिखोगे तो प्लस यूज करोगे। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसके लिए हम लोग डी यूज करते हैं। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली देख लो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी। अगर बी के टर्म में लिखोगे तो माइनस डीबी बाई डी टी, और सी के टर्म में लिखोगे तो डी सी बाई डी टी। ठीक है। सेकेंड, एवरेज रेट क्या होता है, तो एवरेज रेट का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी तुम्हारे पास टाइम गैप होना चाहिए, जैसे मान लो कि तुम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 50 सेकेंड, इसमें तुम क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को चेंज तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके इसमें हम लोग एवरेज रेट फाइंड करेंगे। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल होता है। ठीक है। मतलब ये जो चेंज है ये बड़े के लिए होता है, और छोटा चेंज के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, डेल एक्स बाई डी टी। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डी टी कंसंट्रेशन में। उसी तरीके से बी में हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डी टी हो जाएगा, मतलब कि वो बड़ा चेंज हो रहा है। उसी तरीके से डेल सी बाई डी टी हो जाएगा।
नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है? सबसे पहले कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उससे रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अगर कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जो है वो तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज भी करता है, ठीक है। तो दो टाइप का कैटेलिस्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटेलिस्ट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट करने की तो तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें किस टाइप का बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है या कोवैलेंट बॉन्डिंग है, उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो रेट लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछा जाता है डिफाइन रेट लॉ या एक्सप्रेस द रेट लॉ। तो तुम्हें स्टेटमेंट के साथ तुम्हें उसका एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पर क्या होता है रेट लॉ। रेट लॉ मींस हो गया इट स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मींस तुम्हारे पास जो कंसंट्रेशन है किसका लेना है? रिएक्टेंट लेना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं है। रेट लॉ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेना है, और उसका कंसंट्रेशन को क्या करना है? तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में समझ लेना है, ये प्रोडक्ट मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज टू दी पावर सम पावर, कुछ भी पावर हो सकता है। जैसे एज पर एग्जांपल ले लो, ये तुम्हारे पास है ए प्लस बी एरो सी, यह लिखा हुआ है, जिसका मतलब ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, और सी प्रोडक्ट है। तो तुम्हें रेट लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो रेट, तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन किससे लिखा गया? तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से। देख सकते हो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या हो गया? ए, ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन। यहाँ पर एम और एन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पर कॉफिशिएंट है वन, इसका वन है वही लिखो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां पे ये वन, यहाँ पर एम जो है इसका कॉफिशिएंट और एन जो है इसका कॉफिशिएंट यूज करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर के लिए है कांस्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो गया? आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इधर तुम्हारे पास डी रहता है थोड़ा देर के लिए, ठीक है, डी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पर डी भी आ जाता है, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन एम, बी का कंसंट्रेशन एन, और उसी तरीके डी का कंसंट्रेशन हम एज्यूम कर लेते हैं पी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। अब यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास के है इसको बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये जो के है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ पर, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ एटम या आयन या मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिकुलरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक होल नंबर होता है, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है, और इट इज नेवर मोर देन थ्री, थ्री से ज्यादा भी नहीं हो सकता। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे ये तुम्हारे पास एग्जांपल दिया गया, ठीक है। अब इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि कितना मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट है, एक, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब कि उसका मॉलिकुलरिटी कितना हुआ? वन। उसी तरीके से नीचे वाले में देखोगे तो तुम्हारे पास कितना एटम है? दो एटम है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल, दो एच आई का मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिकुलर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द एक्सपेरिमेंटल डिराइव रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो हम पहले पढ़े हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये इसका पावर होता है, ठीक है। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का जो पावर लिखा होता है वही तुम्हारे पास रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये होल नंबर भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये मॉलिकुलरिटी में तुम्हारे पास ये जीरो नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा, जबकि ऑर्डर जो है वह तुम्हारे पास होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल देखो, हम एक रेट एक्सप्रेशन लिखे हैं, यहां से देख सकते हो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर टू और बी टू द पावर वन बाई टू। तो इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये भी सीबीएसई क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? टू होगा। उसी तरीके से ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या मिलेगा? वन बाई टू मिलेगा। और एक होता है ओवरऑल ऑर्डर,
मीन्स तुम्हें जो तुम्हारे पास ऑर्डर ऑर्डर आया है, जो पावर लिखा हुआ है, उसका तो टोटल सम करोगे, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 + 1/2 कितना हो गया, 5/2। तो ये हो गया इसका ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, वो अब तुम्हारे पास सीबीएसई में दो पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर पढ़ना है, एक फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। एसी का तुम्हारे पास जितना भी एक्सप्रेशन है ये पढ़ना है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन को तुम चेंज करोगे रिएक्टेंट का, या बढ़ाओगे या इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, उससे तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ए टू द पावर जीरो क्या बन गया, 1। रेट क्या पढ़े हो, रेट पढ़े हो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया के, तो यहां से लिख सकते हो के इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारे पास चेंज होगा बाय टाइम टी यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है के इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट अगर देखना चाहोगे तो यूनिट ऑफ के का यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से सी नोट जो है, सी नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, और सीटी, सीटी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सीटी, सीटी इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। क्लियर है, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे पास देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहां से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। और इसमें तुम्हारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है वो होता है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। और इस केस में अगर तुम यूनिट देखोगे तो यूनिट ऑफ के हो जाता है सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ऐसा यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो ये जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और सेकेंड ये, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है वो तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, और अगर एमसीक्यू टाइप में आया 1 मार्क्स में, इसका जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है सीडो फर्स्ट ऑर्डर। सीडो मींस क्या होता है, झूठा, मतलब कि एक्चुअली वो रिएक्शन जो है वो तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, लेकिन वह कुछ सर्टेन कंडीशन पे वो एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल है सीडो फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब ये रिएक्शन जो है एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर का है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर ये एक्सेस होने की वजह से, H2O एक्सेस होने की वजह से ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, आप थोड़ा समरी देख लो पीछे जितना पढ़े हो, इसमें तुम्हारे पास क्या है, रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्डर है, इसका यूनिट है। जैसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, जीरो, उसका यूनिट क्या पढ़े हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर 1 सेकेंड इनवर्स, सीडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 सेकेंड इनवर्स। और एक होता है सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तुम्हारे पास ऑर्डर 2, और इसका यूनिट जो होता है रेट कांस्टेंट दैट इज के। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास क्या है, के है, के का यूनिट है, तो इसका होगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जैसे मान लो फिफ्थ ऑर्डर के लिए तुमसे पूछा जाएगा के का यूनिट क्या होगा, तो ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, इसमें पुट कर दोगे। जैसे हम एक तुम्हें दिखा देते हैं, जैसे मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हें फाइंड करना था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो, तो 1 माइनस जीरो में से 1, तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 और सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ मोल लीटर इनवर्स लिखा हुआ। ठीक है, और ये सेकेंड इनवर्स, तो देख सकते हो यहाँ पर यूनिट देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो, तो कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो गया, जीरो, तो सिंपल क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। देखो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ। इस तरीके से तुम कोई भी ऑर्डर तुम्हारे पास गिवन होगा तो तुम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, मतलब कोई भी तुम्हारे पास कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 50%, मतलब हाफ पार्ट जो है वह कंप्लीट हो गया, कंज्यूम हो गया, रिएक्ट कर गया, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, टाइम टेकन व्हेन हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू हैज रिएक्टेड या कंज्यूम, इसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई टू के, यहाँ पर सी नॉट देख सकते हो, ये सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन है,
उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, मतलब ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब टी हाफ का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें सी नॉट है, इसमें सी नॉट नहीं है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ग्राफ देख लो, ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास ग्राफ बताया गया है, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो तुमसे पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताओ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ये जो पीक वैल्यू है इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होता है, जब वो इनिशियली होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया, और इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के होगा, मतलब कि माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड टी हाफ वर्सेस सी नॉट का जो ग्राफ है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन होता है, इस केस में जो स्लोप होता है वो होता है 1/2 के। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी तुम्हारे पास दो ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारे पास लॉग सी, मतलब लॉग सी वर्सेस टी का ग्राफ है। तो ये तुम्हारे पास अगेन देखो ये नीचे की तरफ गया है, तो इस केस में ये इनिशियली है, तो लॉग सी नॉट हो गया। इसका जो स्लोप होता है वो होता है -k डिवाइड बाई 2.303। ये तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर का ये स्लोप है इस ग्राफ का। ठीक है, सेकेंड तुम्हारे पास लॉग सी नॉट बाई सी का ग्राफ दिया हुआ है वर्सेस टाइम का। तो इसमें तुम्हारे पास ये ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका स्लोप है -k डिवाइडेड बाई 2.303। तो ये तुम्हारे पास जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आता है। नहीं तो तुमसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये चीज तुमसे पूछा जाएगा, बताओ कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर केस में स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट होता है। इस तरीके से इसको जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक रेशियो है, किसका रेशियो, रेट कांस्टेंट का, ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू टेम्परेचर डिफर बाय 10, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 डिग्री में तुम्हारे पास जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो, मतलब एज फॉर एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टी, मतलब 100 पर ले सकते हो, तो ऊपर में तुम्हें कितना लेना है, 110 लेना है। ठीक है, इस समय जो रेट कांस्टेंट है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो 2 to 3 के बिटवीन में लाई करता है, मतलब लाई बिटवीन 2 to 3। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो तुम किसको दोगे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दोगे, जिससे कि वहां पे कोलिजन होगा, वो भी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, मतलब कोलिजन तो होगा लेकिन उसमें इफेक्टिव कोलिजन जो होता है, मतलब कि वैसा कोलिजन जिसमें कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कोलिजन हो। ठीक है, कोलिजन होगा, बहुत सारा ऐसा कोलिजन होगा जो प्रोडक्ट में नहीं वो कन्वर्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी जो है जो तुम्हें रिएक्टिंग स्पेसीज को देना है, जिससे कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वह इफेक्टिव कोलिजन वहां पे हो, अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, वहां पे कोलिजन होना चाहिए, और उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक मिनिमम एनर्जी होता है। आप एक रिलेशन देख सकते हो यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो रहा है वो तुम फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अरहेनियस इक्वेशन। अब अरहेनियस इक्वेशन क्या बताता है, ये अरहेनियस इक्वेशन एक्चुअली एक रिलेशन दिया है, किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर अरहेनियस इक्वेशन के द्वारा मिला गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख सकते हो, के इज द रेट कांस्टेंट एंड ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर तुम लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। इसके अकॉर्डिंग तुम ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर ये लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, तो इस केस में जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ए बाई 2.303 आर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अरेनियस इक्वेशन का, लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है एफ इंटू जेड। अब यहाँ पर एफ इंटू जेड क्या है, तो एफ जो है वो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है उसका फ्रैक्शन पार्ट बताना है, और जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये मेनली एक फॉर्मूला है जो तुम्हारे पास एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन। इसके अकॉर्डिंग रेट तुम लिख सकते हो जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो एक और तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है के इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब यहाँ पर पी क्या है, पी जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है हो जाता है पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है, तो इट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन में इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा, वो रिएक्शन को चेंजमेंट नहीं करेगा, लेकिन उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये कैटेलिस्ट का ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करेगा, वह रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और निगेटिव कैटेलिस्ट वह रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। इस तरीके से ये कैटेलिस्ट वर्क करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में वर्क करता है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता है, या तुम्हारे पास गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम कैटेलिस्ट को स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटेलिस्ट तुम अगर दे रहे हो किसी भी रिएक्शन में, तो वह मैक्सिमम मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट ही ऐड करना होता है। ठीक है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, मतलब कि उसमें कोई भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, वह किसी उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तुम लोगों को ये पूरा थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट्स में बताना किस तरीके का तुम्हारे पास और तुम्हें किस टाइप का वीडियो चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हेल्प कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा मार्क्स होगा वो बहुत अच्छे हो जाएगा। तो ये जो है देखते रहो यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू।